नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी से संबंधित चलाई जा रही अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज का सबसे पहला टॉपिक होगा भारतीय संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी। भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद की संख्या 395 थी। यहां पर एक फैक्ट और आप याद रखिए कि यदि आपसे भाग और अनुसूची भी पूछा जाए तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के आरंभ में अर्थात मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। क्लियर है? यानी मूल पाठ में 4 अनुसूचियों को और ऐड किया गया और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, हिंदी। यानी भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा हिंदी भाषा को मान्यता प्राप्त है। देखिए यहां पर एक लैंग्वेज लिखा है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब यह हो गया कि इस बात की व्यवस्था संविधान के किसी अनुच्छेद में की गई है। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि किस अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 343 में। किसमें? अनुच्छेद 343 में कहा गया कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा अथवा राजभाषा, जिसको इंग्लिश में कहा जा रहा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी है। और लिपि अगर पूछा जाए तो आपका जवाब होगा देवनागरी। क्लियर है? याद रखिएगा इस हिंदी भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। क्लियर है? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि राजभाषा किस भाग से संबंधित है, तो याद रखिएगा भाग 17 में राजभाषा उल्लेखित है, भाग 17 के अध्याय 1 में। क्लियर है? तो इतनी बात आप यहां पर राजभाषा अर्थात आधिकारिक भाषा के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के संघ की भाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली। तो याद रखिएगा 1949 में। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 3 का सी विकल्प सही हो जाएगा। पूरी डेट याद रखिएगा कि संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को यानी 1949 में इसे हिंदी को मान्यता मिली। किसके रूप में? राजभाषा के रूप में। यही कारण है कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्लियर? अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। यानी अनुच्छेद 117 में यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 110 के सब क्लॉज 1 के उपखंड क से लेकर च तक में जिसमें कर संबंधी प्रावधान है या कर को अधिरोपण किया जा रहा है, इससे संबंधित कोई भी विधेयक हो या कोई संशोधन हो तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही विधायिका में रखा जा सकता है। और यदि राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं है तो उस विधेयक को विधायिका में नहीं रखा जाएगा। किस विधेयक को? जो कर लगाता है, अर्थात जो अनुच्छेद 110 के सब क्लॉज 1 के क से च तक में वर्णित है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर अनुच्छेद 110 की चर्चा हमने की, तो आप सभी को पता है कि जो धन विधेयक की परिभाषा है वो अनुच्छेद 110 में वर्णित है। क्लियर है? और एक बात और यही पर स्पष्ट कर दूं आपको कि यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा विशेष प्रक्रिया धन विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 109 में वर्णित है। क्लियर है? तो इन सभी बातों को आप यहां पर ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 312 यह प्रावधान करता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है या उसके संदर्भ में जो भी निर्णय है वो यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से अगर संकल्प पारित कर दे तो राष्ट्रहित में संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। क्लियर है? ये किस अनुच्छेद में प्रावधान लिखा है? अनुच्छेद 312 में। इसलिए प्रश्न संख्या 5 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो यहां पर देखिए अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो मूल पाठ था यानी जो आरंभ में संविधान की स्थिति थी उसमें 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियों को ऐड किया गया और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। इसलिए प्रश्न संख्या 6 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, यानी ये जो आर्थिक योजना है
ये किस सूची के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। क्लियर? यानी आप ये ध्यान रखेंगे कि जो आर्थिक और सामाजिक योजना है इसका उल्लेख किसमें है? समवर्ती सूची में है। क्लियर? और याद रखिएगा इसी आर्थिक और सामाजिक योजना जो कि समवर्ती सूची में है, इसी के तहत योजना आयोग का गठन किया गया था। क्लियर है? तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था। अगला है प्रश्न संख्या 8। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो यहां पर आप देखिए पहला लिखा है पुलिस। आप सभी को पता है कि पुलिस राज्य सूची का विषय है। अगला लिखा गया बी विकल्प में आपराधिक मामले। ये जो आपराधिक मामले हैं ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए प्रश्न संख्या 8 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे आपराधिक मामले समवर्ती सूची के अंतर्गत, पुलिस राज्य सूची का विषय है। सी विकल्प में लिखा है रेडियो और टेलीविजन, तो जो रेडियो और टेलीविजन है ये संघ सूची में आता है। और डी विकल्प में लिखा है विदेशी मामले, तो ये भी संघ सूची का विषय है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में आता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। इसमें पहला विकल्प लिखा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। इस पर इस समय काफी डिस्कशन भी हो रहा है, तो हो सकता है यहां से सीधा प्रश्न बन जाए। तो याद रखिएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय है। यहां पर प्रश्न संख्या 9 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम अन्य विकल्प पर भी चर्चा कर लें तो यहां पर अगर लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात करें तो यह राज्य सूची का विषय है। सी विकल्प में लिखा है प्रति व्यक्ति कर, यह भी राज्य सूची का विषय है। और डी विकल्प में लिखा है निखात निधि, तो याद रखिएगा निखात निधि भी राज्य सूची का विषय है। यानी विकल्प बी, सी और डी में जो व्यवस्था दी गई है यह राज्य सूची का विषय है। और याद रखेंगे जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन यह समवर्ती सूची का विषय है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। पूछा जा रहा है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, और अगर स्थानांतरित किया गया तो किसी संविधान संशोधन के तहत किया गया होगा। वही पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन के तहत। क्लियर? यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को अब समवर्ती सूची में रखा गया है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा जो दल बदल विधेयक है उसे 10वीं अनुसूची में रखा गया है, यानी प्रश्न संख्या 11 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात रिकॉल करिए, मैंने आपसे कहा था कि मूल में 8 अनुसूची थी और बाद में 4 जोड़ी गई तो 12 हुई। अगर 10वीं अनुसूची में दल बदल है तो इसका मतलब है कि इसको बाद में ऐड किया गया होगा। तो याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 इसी के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किसके द्वारा? 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 11 का डी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? मैंने आपसे कहा है कि जो भी नहीं वाले प्रश्न हो उनको जरा ध्यान से पढ़ेंगे आप। यहां पर विकल्प ए में लिखा हुआ है रक्षा, यह सीधे सीधे संघ सूची का विषय है। बी विकल्प में लिखा है वैदेशिक मामले, संघ सूची का विषय है। सी विकल्प में लिखा है रेलवे, यह भी संघ सूची का विषय है। और डी विकल्प में लिखा है कृषि, ये कृषि जो है ये संघ सूची का नहीं बल्कि ये राज्य सूची का विषय है। इसलिए प्रश्न संख्या 12 का डी विकल्प सही हो जाएगा। कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। अब इस तरह के जो भी प्रश्न हैं एक भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है उसको एक्सप्लेन करने में। आप भी पूरी गंभीरता के साथ प्रश्नों को समझेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 13। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो यहां पर देखिए अगर हम शिक्षा की बात करें तो अभी आपने पढ़ा है कि शिक्षा को पहले ये राज्य सूची में था, अब 42वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया। विद्युत की अगर हम बात करें तो विद्युत भी समवर्ती सूची में है। रेलवे पुलिस की बात करें तो याद रखिएगा रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है, इसलिए प्रश्न संख्या 13 का सी विकल्प सही हो जाएगा। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। याद रखिएगा रेलवे संघ सूची का सब्जेक्ट है और अगर रेलवे पुलिस लिखा हुआ है तो ये किसके अंतर्गत आएगा? राज्य सूची का विषय होगा। और डी विकल्प में लिखा है वन, वन का मतलब जंगल से है, तो ये किसका विषय है? समवर्ती सूची। यानी शिक्षा, विद्युत, वन अर्थात जंगल ये समवर्ती सूची का विषय है और रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 भी बहुत अच्छा प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना भारतीय संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में से किसमें सम्मिलित की गई है? तो याद रखिएगा ये समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल की गई है, यानी प्रश्न संख्या 14 का यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये सूची 3 यानी समवर्ती सूची का विषय है, यानी विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना ये 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में ये शामिल किया गया है। सी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में
अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। क्लियर है? प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी। जो 5वीं अनुसूची है, ये जो भारत के राज्य हैं जो कि अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित हैं, और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में जो प्रावधान है वो किसमें है? अनुसूची 5वें में। यहां पर जरा अनुसूची 5 और अनुसूची 6 को कंपेयर करके आप पढ़िए तो और सुविधाजनक होगा। याद रखिएगा, भारतीय संविधान की जो 6वीं अनुसूची है वो ये कहती है कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं इनके प्रशासन का प्रावधान 6वीं अनुसूची के अंतर्गत होगा। क्लियर है? यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये ऐसे राज्य हैं जो 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। यानी इन राज्यों की जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की व्यवस्था है वो 6वीं में है, और इनको छोड़कर जो भारत के अन्य राज्य हैं वहां की जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की जो व्यवस्था है वो अनुसूची 5 में उल्लेखित है। क्लियर है? अब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 16 पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 16 में कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए? तो अभी चर्चा हुई है कि अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। क्लियर है? तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 16 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा कि जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है वो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए एस्टैब्लिश की गई है। जो 6वीं है उसमें केवल 4 राज्यों की बात हो रही है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और जो 5वीं अनुसूची है उसमें इन राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 17 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में व्याख्या की गई है? तो देखिए, अभी मैंने इसका जिक्र किया था, 4 राज्य मैंने आपको बताए थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। यहां पर उन 4 राज्यों में से 3 राज्यों का उल्लेख किया गया है, तो आप चारों राज्यों के नाम याद रखेंगे। यहां पर प्रश्न संख्या 17 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 18 पूछा जा रहा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, जो 11वीं अनुसूची है इसे भी बाद में जोड़ा गया। मैंने अभी आपसे बताया था कि प्रारंभ में केवल 8 अनुसूची थी। तो सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि ये जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई, और ये जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसलिए प्रश्न संख्या 18 का यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि जो पंचायती राज है ये पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा ये राज्य सूची का विषय होता है। क्लियर है? और जो पंचायतों का इलेक्शन है ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। क्लियर है? और जो स्टेट इलेक्शन है या जो संघ का इलेक्शन है वो संघ के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 19 पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं? तो अभी आपने पढ़ा कि जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायती राज से है, और इसमें विषयों की संख्या कितनी है? 29 है। यानी अगर आपसे ये सीधा प्रश्न कभी पूछ लिया जाए कि पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो आपका सीधा जवाब क्या होगा? 29 विषय। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 20 पूछा जा रहा है कि सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा ये किस सूची के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसलिए प्रश्न संख्या 20 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, ए विकल्प यहां पर सही होगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 21 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संघीय सूची में शामिल नहीं है? क्लियर है? तो यहां पर अगर हम रेलवे की बात करें तो यह संघ सूची का विषय है, बैंकिंग संघ सूची का विषय है, सिक्का ढलाई ये भी संघ सूची का विषय है, लेकिन जो मछली उद्योग है ये संघ सूची का विषय नहीं है बल्कि ये राज्य सूची का विषय है। तो याद रखेंगे, जो मछली उद्योग है ये राज्य सूची का विषय है। यानी प्रश्न संख्या 21 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ये संघ सूची का विषय नहीं है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 22 पूछा जा रहा है कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो यहां पर एक बात याद रखिएगा, अभी आपने पढ़ा था कि जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची में है। तो याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। और याद रखिए, इसमें बी विकल्प आपका आंसर होगा। अंग्रेजी जो है ये 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। क्लियर? ये बिल्कुल आप क्लियर कट याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 23 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सूची के अधीन है? तो यहां पर देखिए, पहला ही विकल्प लिखा हुआ रक्षा। याद रखिएगा, ये जो रक्षा है ये संघ सूची का विषय है, इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 23 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और अभी आपने जंगल अर्थात वन को समवर्ती सूची में पढ़ लिया है, पुलिस राज्य सूची का विषय है, और कृषि को भी आपने राज्य सूची के विषय के अंतर्गत पढ़ लिया है। तो आपने अन्य विकल्पों को भी देखा और यह भी देखा कि जो रक्षा है ये संघ सूची का विषय है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 24 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? तो याद रखिएगा, यहां पर पहला लिखा है अंतरराज्यीय नदियां।
देखिए, जो अंतरराज्यीय नदियों का मैटर है, ये संघ सूची का विषय है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर कट याद रखिएगा। जो अंतरराज्यीय नदियों का विषय है, ये संघ सूची का विषय है। अगर हम मजदूर संघ की बात करें, तो मजदूर संघ जो है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसलिए प्रश्न संख्या 24 का आपका बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। एक बात स्पष्ट याद रखिएगा कि मजदूर संघ हो या व्यापार संघ, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? नागरिकता आप सभी जानते हैं कि संघ सूची का विषय है। और अगर हम स्थानीय शासन की बात करें, तो देखिए, अभी जब मैं स्थानीय शासन को कोरिलेट कर रहा था, तो मैंने आपसे जिक्र किया था कि राज्य सूची का विषय है, तो इसको भी आप यहां पर रिकॉल करेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 25। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। क्लियर? अब यहां पर अभी तक आपने ये जाना था कि जो भारतीय संविधान में अनुसूची की व्यवस्था है, उसमें 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। क्लियर है? यहां पर जरा एक तथ्य और रिकॉल करिए कि जो मूल संविधान था, उसमें 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। यानी 8 भाषाओं को विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। क्लियर है? यानी मूल में 14 भाषाएं थी और 8 भाषाएं विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ी गई और वर्तमान में कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 22। क्लियर है? अब मैं जरा उन संविधान संशोधन का जिक्र करते हुए आपसे चर्चा कर लूं, ताकि इस प्रश्न को एक होलिस्टिक अप्रोच में कंप्लीट कर लिया जाए। और अगर भाषा से संबंधित कोई प्रश्न बने तो आपसे गलत ना हो, और यह भी लिखित रखिए, अपने अनुभव के आधार पर आपसे कह रहा हूं कि भाषा से संबंधित एक प्रश्न निश्चित रूप से आना आपकी परीक्षा में। तो देखिए, भाषा में जो सबसे पहला संशोधन किया गया था, वो था 21वां संविधान संशोधन 1967, यानी 1967 में 21वां संशोधन। इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। क्लियर है? उसके बाद 71वां संशोधन हुआ 1992 में, और इस 71वें संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। क्लियर है? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और उसके बाद एक संविधान संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन 2003, और इस 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाओं को ऐड किया गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। क्लियर है? यानी एक भाषा, फिर 3 भाषा जोड़ी गई और फिर 4, यानी 4 3 7 1 8 भाषाएं बाद में ऐड की गई। मैंने आपको संविधान संशोधन सहित बता दिया। क्लियर है? और ये बिल्कुल आप सभी को रटा होना चाहिए। क्लियर है? अब आइए जरा इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सी भाषाएं ऐसी हैं जो बाद में जोड़ी गई। तो यहां पर देखिए, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यानी सी विकल्प आपको यहां पर बिल्कुल सही दिखेगा। क्लियर? जब आपको पूरी बात स्पष्ट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखिए, ए विकल्प तो आप ऐसे ही खारिज कर देंगे क्योंकि वहां पर अंग्रेजी लिखा हुआ है, और अभी आपने पढ़ा है कि जो अंग्रेजी है, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, वो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में शामिल ही नहीं है। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 26। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला लिखा है वन। अभी हमने आपसे कहा कि वन अर्थात जंगल समवर्ती सूची है, ये बिल्कुल सही है। शेयर बाजार की बात करें तो जो शेयर बाजार है, ये संघ सूची का विषय है, और यहां पर इसको क्या लिखा है? समवर्ती। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 26 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। सी विकल्प में डाकघर लिखा है, ये संघ सूची का है, यानी शेयर बाजार और डाकघर ये दोनों क्या है? संघ सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य, तो याद रखिएगा, जन स्वास्थ्य जो है ये राज्य सूची का विषय है। क्लियर है? यानी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है ये राज्य सूची का विषय होता है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 27। पूछा जा रहा है कि सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का जो अधिकार है, वो संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया, और जरा इस प्रश्न को थोड़ा दूसरे तरीके से घुमा के पूछा गया। डायरेक्ट प्रश्न नहीं है। अगर आपकी समझ है अनुसूची पर, तभी आप इस प्रश्न को कोरिलेट कर पाएंगे। तो देखिए, आपकी जो 7वीं अनुसूची है, उसमें केंद्र और राज्यों के द्वारा जो करों और शुल्कों का जो अधिरोपण का प्रावधान है, वो किया गया है। इसलिए प्रश्न संख्या 27 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार मिला है, यानी यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 28। पूछा जा रहा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, ये जो 9वीं अनुसूची है, जिसे प्रथम संशोधन 1951 के जरिए जोड़ा गया, तो ये किसके कार्यकाल में है? तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल। यानी प्रश्न संख्या 28 का ए विकल्प सही हो जाएगा। तो आपने यहां पर 2 बातें जानी कि मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, इसमें अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से आपने सभी के संविधान संशोधन को भी देखा। यहां पर अगर हम 9वीं अनुसूची की बात करें, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रथम संशोधन था 1951 का, उसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर है? अगर हम यहीं पर यह भी चर्चा कर लें कि 9वीं अनुसूची में किस बात का प्रावधान किया गया है, तो याद रखिएगा, उस समय जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए गए भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकने के लिए इस 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। यानी ये जो 9वीं अनुसूची है, ये भूमि सुधार से संबंधित है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 29। पूछा जा रहा है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किसे सम्मिलित किया गया? देखिए, अभी मैंने पिछले प्रश्न को एक्सप्लेन किया
ठीक उसी के आधार पर यहां प्रश्न बनाया गया। तो याद रखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, 9वीं अनुसूची। क्लियर है? 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार के संदर्भ में व्यवस्था है, और भूमि सुधार जो है ये किसका विषय है, ये राज्य जो है ये भूमि सुधार के संबंध में व्यवस्था करेगा। यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30, पूछा जा रहा है कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये जो कोहेलो केस है ये भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। क्लियर है? अब आपको 9वीं अनुसूची में इतने फैक्ट मिले हैं, तो याद रखेंगे कोहेलो केस 9वीं अनुसूची संबंधित। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और ये भूमि सुधार से संबंधित है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 31, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया। सबसे प्रारंभ में इसको कोरिलेट किया गया था। तो याद रखिएगा जो भारतीय संविधान है उसमें भाग जो है उनकी टोटल संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा भाग की टोटल संख्या 22 है। कितने भाग थे, 22 भाग थे। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 31 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से, प्रश्न संख्या 32 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर पहला दिया गया नागरिकता। तो देखिए जो नागरिकता है वो किसमें है, वो भाग 2 में है, ये बिल्कुल सही है। अगर हम यहीं पर अनुच्छेद की भी बात कर लें, क्योंकि कई बार अनुच्छेद भी सीधे पूछ लिया गया है कि कितने से कितने तक है, तो याद रखिएगा नागरिकता की जो बात होगी तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में है, और भाग कौन सा है, 2 है। क्लियर है? यानी नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक उल्लेखित है। बी विकल्प में लिखा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ये बिल्कुल सही है। और मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखित है। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो याद रखिएगा जो मौलिक कर्तव्य है वो भाग 4 क में है, और यहां पर 6 क दिया गया है, इसलिए सही सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा जो मौलिक कर्तव्य है ये 4 क में उल्लेखित है। क्लियर है? और अगर मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद की बात करें तो इससे संबंधित है अनुच्छेद 51 क। क्लियर है? राज्य की बात पूछी जा रही है, तो राज्य का उल्लेख जो है वो भाग 6 में है, और राज्य के संदर्भ में जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। 152 से लेकर 237 तक। और वहीं अगर हम संघ की बात करें तो संघ भाग 5 में है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। क्लियर है? तो इतनी बात को आप यहां पर फिलहाल भाग के संदर्भ में याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 32 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। अगला है प्रश्न संख्या 33, पूछा जा रहा है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। क्लियर है? तो याद रखिएगा भाग 9 में, यानी जो पंचायत है ये किस भाग से संबंधित है, भाग 9 से संबंधित है। इसलिए यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। पंचायत का संबंध भाग 9 से है। अगर यहीं पर हम उल्लेख कर लें अनुच्छेद का, तो याद रखिएगा भाग 9 में पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 ड़ तक है। क्लियर है? अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ड़ तक है। अगर हम यहीं पर नगरपालिका का भी उल्लेख आपसे कर लें, तो याद रखिएगा नगरपालिका भाग 9 क में है, और नगरपालिका का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 243 त से लेकर अनुच्छेद 243 य छ तक है। क्लियर है? और एक और बात यहां पर याद रखिए कि आपसे पूछा जाता है कि सहकारी समिति, तो याद रखिएगा सहकारी समिति जो है ये भाग 9 ख में है, और इसका उल्लेख अगर अनुच्छेद के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 243 ZH से लेकर 243 ZT तक उल्लेखित है। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप पंचायत, नगरपालिका और सहकारी समितियों से संबंधित याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। बहुत अच्छा प्रश्न बनाया गया। तो देखिए विधायी संबंध के बारे में पूछ रहा है, संघ और राज्य के बारे में, तो याद रखिएगा यहां पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो भाग 11 अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 1, यानी प्रश्न संख्या 34 का ए विकल्प सही हो जाएगा। ये किसके संदर्भ में, संघ और राज्य के बीच में विधायी संबंध के बारे में। अब जरा इसका अनुच्छेद भी देख लीजिए। भाग 11 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 245 से 255 ये केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। और वहीं पर देखिए विकल्प बी में लिखा हुआ है भाग 11 अध्याय 2। तो देखिए जो भाग 11 और अध्याय 2 है ये केंद्र और राज्यों के बीच जो प्रशासनिक संबंध है उसके बारे में उल्लेखित करता है। और जो प्रशासनिक संबंध है ये किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक। क्लियर है? यानी भाग 11 के अध्याय 1 में विधायी शक्ति और भाग 11 के अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध के बारे में उल्लेख किया गया है। क्लियर है? तो इनको आप बिल्कुल याद रखेंगे, और अगर नहीं क्लियर होगा तो उसको नोट डाउन कर लेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 35, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए अभी मैंने ऊपर ही इसकी चर्चा की थी, अब आपको बस केवल रिकॉल करना है। इसी तरह कई बार आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको ये पॉलिटी बहुत आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यहां पर देखिए पंचायत लिखा, पंचायत अभी आपने पढ़ा भाग 9 में है, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ड़ तक, ये बिल्कुल सही है। नगरपालिका की बात करें तो नगरपालिका भाग 9 क में है, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 243 त से लेकर अनुच्छेद 243 य छ तक। सी विकल्प में लिखा सहकारी समितियां, हमने आपको बताया कि सहकारी समिति
9 ख में है, ये बिल्कुल सही है। 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक है ये। और अगला लिखा हुआ है अधिकरण। देखिए ये जो अधिकरण है ये भाग 14 क में है। किसमें है? भाग 14 क में अधिकरण का उल्लेख किया गया है। क्लियर है? तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसलिए प्रश्न संख्या 35 का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? डी विकल्प यहां पर सही सुमेलित नहीं है। ये जो अधिकरण है इसकी व्यवस्था भाग 14 क में है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है? तो देखिए नगर पालिका से संबंधित जो अनुसूची है वो है 12वीं अनुसूची। इसलिए प्रश्न संख्या 36 का ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए 12वीं अनुसूची इसका मतलब है कि ये बाद में जोड़ी गई होगी, और बाद में जोड़ी गई तो यानी संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो कौन सा संविधान संशोधन है? तो याद रखिएगा 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और ये 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। और नगर पालिका का भाग हमने अभी आपको क्या बताया? भाग 9 का। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 37। पूछा जा रहा है कि भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो याद रखिएगा अगर हम वेतन और भत्तों की बात करें महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की, तो इसका जो उल्लेख है वो दूसरी अनुसूची में है। इसलिए प्रश्न संख्या 37 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 38। पूछा जा रहा है कि नौसेना, सैन्य और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो याद रखिएगा ये संघ सूची के विषय के अंतर्गत आता है। क्लियर है? तो यहां पर बिल्कुल आप क्लियर कट याद रखेंगे ये किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है, यानी केंद्रीय सूची के अंतर्गत आएगा। प्रश्न संख्या 38 का यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। कोई विदेशी मामला हो, नौसेना से संबंधित हो, सैन्य हो या वायुसेना का हो, तो ये सभी किससे संबंधित है? संघ सूची का विषय है। अभी आपने नागरिकता पढ़ा, ये भी संघ सूची का विषय है। रक्षा पढ़ा, ये भी संघ सूची का विषय है। डाक के बारे में आपने पढ़ा, ये भी क्या है? संघ सूची का विषय। टेलीफोन, ये भी संघ सूची का विषय। मुद्रा निर्माण संघ सूची का विषय। बैंक, बीमा, विदेशी पॉलिसी, युद्ध और संधियां, ये सभी क्या है? संघ सूची का विषय है। ये सभी पॉपुलर प्रश्न है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। क्लियर है? तो इनको आप जरूर याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 39। पूछा जा रहा है कि जंगल भारत के किस सूची में? तो याद रखिएगा ये अभी हमने आपको बताया था वन अर्थात जो जंगल है ये संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। यानी मैंने आपको बताया था शिक्षा, विद्युत और वन एक ही जगह बताया था, तो याद रखेंगे ये संवर्ती सूची के अंतर्गत है। प्रश्न संख्या 39 का यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में पूछा जा रहा है कि भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किस सूची में है? तो याद रखिएगा ये राज्य सूची का विषय है। क्लियर है? यानी ये जो स्थानीय महत्व के विषय हैं ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? राज्य सूची के विषय आ जाएंगे। यानी राज्य सूची में आप स्थानीय स्वशासन को पढ़ चुके हैं, स्वास्थ्य को पढ़ चुके हैं, अभी आपने पढ़ा भूमि और भवन पर लगने वाला कर, ये भी राज्य सूची का विषय है। कृषि आपने पढ़ा, राज्य सूची का विषय है। बिक्री कर भी राज्य सूची का विषय है। पुलिस के बारे में आपने पढ़ा, राज्य सूची का विषय है। न्याय और कारागार ये भी राज्य सूची का विषय है। क्लियर है? इतनी बातों को आप ये राज्य सूची के विषय में याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 41 देखिए। पूछा जा रहा है कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं, फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में भी न हो, तो उस मद का कानून कौन बनाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि अगर कोई ऐसा विषय है जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में शामिल नहीं है तो ऐसे विषय को कहा जाता है अवशिष्ट विषय। और याद रखिएगा एक संविधान में अनुच्छेद है उसका नाम है 248। कौन सा अनुच्छेद है? 248, 248। ये कहता है कि जो अवशिष्ट विषय हैं इस पर विधान बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 41 का यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा। अब आपको अनुच्छेद भी पता चल गया कि किस अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था है, अनुच्छेद 248 में। क्लियर है? अब यहां पर मैं एक प्रश्न से और आपको कोरिलेट कराना चाहूंगा। जब मैं आपको स्रोत बता रहा था तो मैंने आपसे बताया था कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होगा अर्थात संसद को होगा। ये कहां से लिया गया है? तो याद रखिएगा ये कनाडा से लिया गया। क्लियर है? ये मैं आपको बता चुका हूं, तो याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो यहां पर देखिए पहला विकल्प लिखा है बाजार और मेले। याद रखिएगा ये बाजार और मेले राज्य सूची का विषय होता है। क्लियर है? यहां पर देखिए विकल्प सी और डी में लिखा है वन्य, पशु, पक्षी संरक्षण और विवाह और तलाक। तो देखिए अभी आपने पढ़ा था कि विवाह, विवाह विच्छेद जिसको आप तलाक कहते हैं, गोद लेना, ये तीनों किसका विषय है? संवर्ती सूची। क्लियर है? ये तो आप जानते हैं। यहां पर अगर हम बात कर लें वन्य, पशु और पक्षी संरक्षण की, तो याद रखिएगा ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आता है संवर्ती सूची के अंतर्गत। तो इस बात को भी आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 43। पूछा जा रहा है कि भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खाना बदोशी, खाना बदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार किस सूची के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं? तो यहां पर याद रखिएगा ये संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है?
यानी जो खानाबदोश और प्रवासी जनजातियां हैं, ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 43 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 44, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से समवर्ती सूची का हिस्सा कौन है? तो देखिए आप कई बातें पढ़ चुके हैं, तो यहां पर आप देखिए, अगर आप कृषि को ले लेंगे तो कृषि किसमें आता है? राज्य सूची का विषय। शेयर बाजार और वायदा बाजार, तो ये किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत। रेलवे किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत। रेलवे पुलिस किसके अंतर्गत आती है? राज्य सूची के अंतर्गत। और अगर पूछा जाए कि दिवालियापन और ऋण शोधन अक्षमता, तो याद रखिएगा दिवालियापन और ऋण शोधन जो अक्षमता है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसलिए प्रश्न संख्या 44 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 45, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए भूमि और भवन कर, ये अभी आप पढ़ चुके हैं, ये किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है, भूमि और भवन कर। क्लियर है? जरा अन्य विकल्पों को भी देख लीजिए। अगर हम बात करें जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की, तो याद रखिएगा जनसंख्या नियंत्रण और जो परिवार नियोजन है ये किसका विषय है? तो ये विषय है आपका समवर्ती सूची का। अगर हम बात कर लें श्रमिक संघ या अन्य व्यापार संघ की, तो ये भी किसका विषय है? ये भी समवर्ती सूची का विषय है। क्लियर? तो याद रखेंगे ये दोनों समवर्ती सूची का विषय है। भूमि और जो भवन कर है ये किसका विषय है? ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 46, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए जो समवर्ती सूची है इसके अंतर्गत कौन आएगा? तो यहां पर भूमि और भवन ये तो राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा। पथकर भी, वन्य पशु और जो पक्षियों की बात है, अभी मैंने आपको कुछ प्रश्न पहले बताया था कि वन्य पशु और पक्षी जो हैं ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 46 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो परिवार नियोजन है ये भी किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। यहां पर डाकघर की बात करें तो ये संघ सूची का विषय होता है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 47, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद संघ सूची का एक हिस्सा है? तो देखिए संघ सूची के अंतर्गत इसमें क्या आ जाएगा? तो अगर हम बात कर लें शुरुआत से ही, जैसे सामाजिक सुरक्षा और बीमा की, तो याद रखिएगा ये जो सामाजिक सुरक्षा और बीमा है मैंने आपको बताया था कि ये समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये भी समवर्ती सूची का विषय है। प्रकाश स्तंभ, याद रखिएगा ये जो प्रकाश स्तंभ है ये संघ सूची का विषय। प्रश्न संख्या 47 का सी विकल्प सही हो जाएगा। जरा इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, ये प्रकाश स्तंभ के बारे में क्या है। देखिए आपने वायुयानों की सुरक्षा के लिए प्रकाश स्तंभ लगे देखे होंगे, ये संघ सूची का विषय होता है। इसी तरह प्रकाश पोत या पोत परिवहन ये भी किसका विषय है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। क्लियर? और आर्थिक और सामाजिक योजना, तो ये आप शुरुआत में ही आपने पढ़ा था कि ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और मैंने आपको ये भी हिंट दिया था कि इसी के तहत आप जो योजना आयोग है उसके प्रावधान को लिया गया था। क्लियर है? प्रश्न संख्या 48 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो यहां पर देखिए बीमा जो है ये संघ सूची के अंतर्गत है। वन्य पशु और पक्षी की सुरक्षा समवर्ती सूची में है, और वन भी किसमें है? समवर्ती सूची में है। तो यहां पर आपका पथकर जो है ये राज्य सूची का विषय है। इसलिए प्रश्न संख्या 48 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 49, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो यहां पर देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो बीमा है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 49 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें श्रमिक संघ या व्यापारिक संघ की, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत है। और वन्य पशु और पक्षियों की सुरक्षा ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 50, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो यहां पर देखिए आपका सही जवाब होगा कि जो डाक घर बचत बैंक है ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। ये जो आर्थिक और सामाजिक योजना है ये समवर्ती सूची में। पशु क्रूरता यानी ये भी आ जाएगा आपके समवर्ती सूची में। और दिवालियापन और शोध अक्षमता ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? दिवालियापन और शोध अक्षमता मैंने आपको बताया था ये भी किसके अंतर्गत आएगा? समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर प्रश्न संख्या 50 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का हिस्सा है? तो यहां पर देखिए राज्य सूची के अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो यहां पर राज्य सूची के अंतर्गत भारत में तीर्थ, यानी यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। जो भारत में तीर्थ है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। वहीं पर जंगली जानवर और पक्षियों का जो संरक्षण है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत। न्यास और न्यासी याद रखिएगा ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा ये किसके अंतर्गत आता है? ये भी आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 52, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए अभी चर्चा हुई है कि जो न्यास और न्यासी है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। क्लियर? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 52 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। न्यास और जो न्यासी है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और बातों पर चर्चा पूर्व में हो चुकी है। बैंक का जो व्यवसाय है ये संघ सूची, रेल संघ सूची, और मत्स्य जो उद्योग है ये आपका राज्य सूची का विषय है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 53,
पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है। तो यहां पर देखिए संघ सूची के बारे में पूछा जा रहा है, तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। ये जो रेलवे सेवा है ये आपका संघ सूची का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 53 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 54। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है, अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए यहां पर पहला लिखा है संवैधानिक संशोधन, यानी जो संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है, यानी 368 में है, यानी ए को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। अगर हम बी विकल्प को देखें वित्त आयोग, तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, यानी बी को आप तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। अगर हम वित्तीय आपात की बात करें तो वित्तीय आपात का संबंध अनुच्छेद 360 से है, यानी सी को आप पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। और विकल्प डी में लिखा हुआ है अखिल भारतीय सेवाएं, तो अभी आपने पढ़ा था कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये अनुच्छेद 312 के अंतर्गत हैं, यानी डी को आप दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। यहां पर देखिए जब चर्चा हो रही है अनुच्छेद की, तो यहां पर कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो भाग से संबंधित आते हैं। जैसे अगर ये पूछा जाए कि जो संविधान संशोधन है इसका संबंध किस भाग से है, तो याद रखिएगा भाग 20 से है। फिर वहीं पूछ लिया जाता है कि जो आपात उपबंध है ये किस में है, तो याद रखिएगा आपात उपबंध भाग 18 में है। क्लियर। तो इस तरह से भी प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं। जैसे वित्त आयोग अनुच्छेद 280 है, अगर यही पूछ लिया जाए कि राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस में है, तो याद रखिएगा राज्यपाल महोदय द्वारा इसका गठन किया जाता है और ये अनुच्छेद 243 झ के अंतर्गत है। क्लियर है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर जो प्रश्न संख्या 54 का जो कूट होगा वो 4312 का होगा, 4312 का, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 54 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 55 में भी आपको यहां पर अनुच्छेद से कोरिलेट करना है। पहला दिया गया भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। याद रखिएगा ये जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका प्रावधान अनुच्छेद 148 में है, यानी 148 में है, यानी आप ए को तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। वित्त आयोग की बात करें तो अभी आपने पढ़ा है कि वित्त आयोग जो है ये अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान है और राज्य वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243 के झ में दिया गया है, यानी आप बी को दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम बात करें प्रशासनिक अधिकरण की, तो जो प्रशासनिक अधिकरण है ये किससे संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 323 के ए से है। किसे, अनुच्छेद 323 के ए से है। सी को आप कोरिलेट करेंगे चौथे के साथ। याद रखिएगा प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए में है और संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 315 में है, इसलिए आप डी को पहले के साथ कोरिलेट करेंगे और आपका सही कूट हो जाएगा 3241, 3241, और यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 55 का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 56। यहां पर आपको भाग को कोरिलेट करना है। जरा देखिए पहला लिखा हुआ है कि नए राज्यों का गठन। देखिए जो नए राज्यों का गठन है यहां पर आप कोरिलेट करेंगे अनुच्छेद 3 से। क्लियर है। तो जो नए राज्यों का गठन है वो किसमें है, अनुच्छेद 3 में है, तो यानी आप ए को कोरिलेट करेंगे दूसरे के साथ। यहां पर याद रखिएगा अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण हो, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में अगर परिवर्तन करना है तो ये संसद इसके लिए प्रावधान करेगी और इसका वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 3 में है। क्लियर है। ये पूरी बात आपने समझ ली। अगला दिया गया नागरिकता। देखिए नागरिकता के संदर्भ में भी चर्चा हुई थी आपसे, नागरिकता किस भाग में है, तो याद रखिएगा नागरिकता भाग 2 में है, इसलिए आप बी को पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। और नागरिकता के संदर्भ में मैंने अनुच्छेद बताया था कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है ये नागरिकता से संबंधित है। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार किसमें है, भाग 3 में। मौलिक अधिकार किसमें, भाग 3 में। और मौलिक अधिकार के संदर्भ में मैंने आपको अनुच्छेद बताया था कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में उल्लेखित है। क्लियर है। तो यानी आप इसको मौलिक अधिकार को किससे कोरिलेट करेंगे, भाग 3 से, यानी सी को आप कोरिलेट करेंगे चौथे के साथ। और अगर बात की जाए कि प्रशासनिक अधिकरण की, तो प्रशासनिक अधिकरण की जो स्थापना है ये किससे संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 323 के ए से संबंधित है। पिछले प्रश्न में भी आप इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं, तो यानी आप डी को तीसरे के साथ कोरिलेट कर देंगे। तो यहां पर जो सही कोड बनेगा वो 2143 का बनेगा, 2143 का। इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 56 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 57। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर लिखा है, पहला दिया गया है अनुच्छेद 39 ए और लिखा हुआ है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ये बिल्कुल सही है, यानी अनुच्छेद 39 ए कहता है कि जिसके पास धन का अभाव है सरकार उसको निःशुल्क न्यायिक परामर्श के लिए वकील भी उपलब्ध कराएगी ताकि सभी को समान न्याय उपलब्ध कराया जा सके। क्लियर है। ये अनुच्छेद 39 ए में है। अगला है अनुच्छेद 40 जिसमें ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है, ये बिल्कुल सही है। अगला है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 48 में लिखा है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये यहां पर सुमेलित नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 57 का यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अब यहां पर दो प्रश्न बन रहे हैं। एक तो सबसे पहली बात कि अनुच्छेद 48 में क्या है, दूसरी बात की जो न्यायपालिका और का कार्यपालिका से पृथक्करण है ये किस अनुच्छेद में है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 48 की। तो अनुच्छेद 48 जो है ये कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है अनुच्छेद 48।
और जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है ये अनुच्छेद 50 में उल्लेखित है। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आप यहां पर ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 58। यहां पर भी आपको सुमेलित करना है अनुच्छेद से। अगर हम अनुच्छेद 124 की बात करें तो देखिए अनुच्छेद 124 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसका गठन। क्लियर है? तो यहां पर आप किसे कोरिलेट कर देंगे? यहां पर आप ए से कोरिलेट करेंगे पहले को, यानी संघीय न्यायालय को, यानी अनुच्छेद 124 को आप पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। अगर हम अनुच्छेद 5 की बात करें तो अनुच्छेद 5 कहता है कि नागरिकता, यानी बी को आप दूसरे से कोरिलेट करेंगे। अनुच्छेद 352 की बात करें तो अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा करता है। क्लियर है? यानी आपातकालीन प्रावधान करता है, तो यहां पर आप सी को तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। और यदि हम अनुच्छेद 245 की बात करें तो अनुच्छेद 245 कहता है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों का जो विस्तार है, यानी विधायी शक्तियों का जो वितरण है, उसके संदर्भ में व्यवस्था करती है अनुच्छेद 245। यानी प्रश्न यहां पर डी को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे कि अनुच्छेद 245 कहता है विधायी शक्तियों का वितरण। क्लियर है? तो यहां पर कूट हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 58 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 59। यहां पर भी आपको अनुच्छेद से ही कोरिलेट करना है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 54 की तो अनुच्छेद 54 क्या करता है? ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में व्यवस्था करता है, यानी ए को आप पहले के साथ कोरिलेट कर देंगे, यानी अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में व्यवस्था। अनुच्छेद 75 की बात करें तो अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति के संदर्भ में प्रावधान करता है, यानी बी को आप दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। अगर हम बात करें अनुच्छेद 155 की तो ये राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में है, यानी आप 155 को तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। और अनुच्छेद 164 जो है ये राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति का प्रावधान करता है, यानी आप डी को चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो सही कूट बन रहा है वो 1 2 3 4 का बन रहा है, 1 2 3 4 का, यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और यहां जो अंत में 5वें में लिखा हुआ है कि राज्य विधानसभाओं की संरचना, इसका भी अनुच्छेद आप समझ लीजिए कि ये जो राज्य विधानसभाओं की संरचना है ये अनुच्छेद 170 में वर्णित है। किसमें है? अनुच्छेद 170 में वर्णित है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 60। यहां पर भी आपको अनुच्छेद को ही कोरिलेट करना है। अनुच्छेद 61 ये बहुत पॉपुलर है, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी ए को आप दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। अनुच्छेद 67 ख, यानी अनुच्छेद 67 का ख, तो ये उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। किसे है? उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो अनुच्छेद 67 के ख के प्रावधान को आप देखते हैं, यानी आप बी को तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। अगर हम बात कर लें अनुच्छेद 94 की तो अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाने के संदर्भ में है, यानी सी को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। अनुच्छेद 90 की बात करें तो ये राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है, यानी यहां पर डी को पहले के साथ सम्मिलित करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां जो सही कूट बन रहा है वो बन रहा है 2 3 4 1। आपको राष्ट्रपति को हटाने का तो अनुच्छेद 61 याद है। अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद 67 ख तो आपका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 यानी 94 तो स्पीकर को हटाना, और अनुच्छेद 90 यानी 90 ये राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। 2 3 4 1, यानी यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा 2 3 4 1। अगला देखिए, ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 का प्रश्न है। अगला है प्रश्न संख्या 61। ए विकल्प में लिखा है अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 में लिखा गया है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेखीय न्यायालय होना। क्लियर है? यहां पर आगे उसका ऑप्शन दिया गया होगा, यानी ये याद रखेंगे आप कि अनुच्छेद 215 कहता है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेखीय न्यायालय होना। क्लियर है? अगर हम बात कर लें विकल्प बी की तो विकल्प बी में लिखा हुआ है अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 222 कहता है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। क्लियर? ये आपके विकल्प ए में लिखा गया है, इसलिए आप बी को पहले से कोरिलेट कर लेंगे। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं इस विकल्प की भी, जिसमें लिखा है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। देखिए, जो सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति है ये उच्च न्यायालय को दी गई है अनुच्छेद 227 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 227 के तहत। तो यहां पर आप जो दूसरा है इसको अनुच्छेद 227 से कोरिलेट कर लेंगे। आगे देखते हैं अन्य ऑप्शन को। यहां देखिए डी विकल्प में लिखा हुआ है अनुच्छेद 227, तो इसको आप दूसरे से कोरिलेट कर लेंगे। अनुच्छेद 226 की अगर हम बात कर लें तो अनुच्छेद 226 कहता है कि विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय को शक्ति है, यानी आप सी को तीसरे के साथ कोरिलेट कर देंगे कि कुछ रिट निकालने की जो शक्ति है वो उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत दी गई है। और ये जो चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय, तो अभी हमने आपसे चर्चा की थी कि अनुच्छेद 215 जो है ये कहता है कि उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना। क्लियर है? तो इस प्रकार आपने इस प्रश्न को सॉल्व किया, और यहां पर जो आपका सही विकल्प आ रहा है वो क्या हो रहा है? विकल्प ए सही यहां पर हो रहा है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 62। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखेंगे जो
केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 241 के तहत है, यानी प्रश्न संख्या 62 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा कि जो यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 241 के तहत होगा। आरओ मेंस में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। आइए इसके अन्य विकल्पों को भी देख लेते हैं। जैसे अगर बात कर लें अनुच्छेद 240 की, तो अनुच्छेद 240 कहता है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। क्लियर? ये अनुच्छेद 240 कहता है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अगर हम बात कर लें अनुच्छेद 239 की, तो अनुच्छेद 239 कहता है कि संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। अनुच्छेद 239 क्या कहता है? संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। तो इसको भी आप यहां पर महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 63 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहां पर जो अनुच्छेद दिए गए हैं, जरा अगर आप इन पर नजर दौड़ाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये राज्यों को जो अस्थायी तौर पर विशेष उपबंध दिए जाते हैं उनसे संबंधित है। तो एक यहां पर मैं कोरिलेट कर रहा हूं कि ये जो अस्थायी और विशेष उपबंध हैं ये किस भाग से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये भाग 21 से संबंधित है। अब आइए देखते हैं कि यहां पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला लिखा है कि अनुच्छेद 371 क, तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 371 का नागालैंड से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 371 ख जो है असम से संबंधित है, ये भी सही है। अनुच्छेद 371 का ग जो है ये मेघालय से नहीं बल्कि मणिपुर से संबंधित है, ये सही सुमेलित नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 63 का सी विकल्प सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 371 का जो ग है ये मणिपुर से संबंधित है। और हम अनुच्छेद 371 घ की बात कर लें तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ये आप इसको तेलंगाना भी लिखा हो तो सही करेंगे। क्लियर है? देखिए अगर हम बात कर लें अनुच्छेद 371 की, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। इसी प्रकार से अगर हम बात कर लें कि अनुच्छेद 371 का जो अंग है वो क्या कहता है, तो अंग आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित है। इसी तरह अनुच्छेद 371 का जो च है, याद रखिएगा ये सिक्किम राज्य से, अनुच्छेद 371 का च जो है सिक्किम राज्य से। अनुच्छेद 371 का जो छ है ये मिजोरम से संबंधित है। अनुच्छेद 371 का जो ज है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अनुच्छेद 371 का जो झ है ये गोवा से संबंधित है। और अनुच्छेद 371 का जो इ है ये कर्नाटक से संबंधित है। क्लियर? तो ये सभी आपने यहां पर देख लिया अनुच्छेद, और ये भाग 21 से संबंधित अनुच्छेद है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 64। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। तो याद रखिएगा जो पहली अनुसूची है ये राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध करती है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 64 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरी अनुसूची के बारे में अभी आपने पढ़ा था कि जो संवैधानिक प्राधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में जो उपबंध है ये दूसरी अनुसूची करती है। तीसरी अनुसूची जो है ये शपथ से संबंधित है, ये बात याद रखिएगा कि शपथ से संबंधित कौन है, तीसरी। चौथी भी याद रखिएगा कि राज्यसभा के स्थानों का आवंटन जो है ये चौथी अनुसूची से संबंधित है। पांचवीं छठवीं आप देख चुके हैं, सातवीं भी देख चुके हैं और आगे की टोटल अनुसूची आप देख चुके हैं। इस प्रकार से आपने प्रश्नों के माध्यम से जितनी भी 12 अनुसूची उनको कवर कर लिया। क्लियर है? यही अपना प्रयास रहता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 65। पूछा जा रहा है कि यहां पर आपको सुमेलित करना है, अब आप इजीली कर लेंगे। यहां पर ए विकल्प में लिखा है चौथी अनुसूची, तो अभी आपने पढ़ा है कि चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है, यानी ए को आप तीसरे से कोरिलेट करेंगे। जो छठवीं जो अनुसूची है, याद करिए मैंने आपको बताया था असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो जनजातीय क्षेत्र हैं इनसे संबंधित है, यानी आप बी को चौथे से कोरिलेट कर लेंगे। आठवीं अनुसूची की बात करें तो ये भाषा से संबंधित है, सी को आप दूसरे से कोरिलेट करेंगे। नौवीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार से संबंधित है, यानी आप डी को पहले से कोरिलेट करेंगे। और जो सही कोड बनेगा 3 4 2 1 का बनेगा। 3 4 2 1 के आधार पर यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 66। आपसे कहा जा रहा है कि इसमें मिलान करिए। अगर हम बात कर लें पहले में संघी सूची की, तो याद रखिएगा संघी सूची में 97 प्रविष्टियां। क्लियर है? और अगर हम वर्तमान गणना के अनुसार देखें तो इसमें संघ सूची में 98 प्रविष्टियां हैं। क्लियर है? तो यहां पर आप पहले को ए से कोरिलेट करेंगे। अगर हम राज्य सूची की बात कर लें तो राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं, और वर्तमान में जो 66 प्रविष्टियां थी और वर्तमान गणना के अनुसार इसमें 59 यानी 59 प्रविष्टियां हैं, यानी आप दूसरे को सी से कोरिलेट करेंगे। अगर हम संवर्ती सूची की बात करें तो संवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां, यानी आप बी से कोरिलेट करेंगे इसको। और वर्तमान में जो संवर्ती सूची में वर्तमान गणना के अनुसार इसमें 52 प्रविष्टियां हैं। क्लियर है? तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आपका सही कोड क्या बन रहा है, ए सी बी। ए सी बी के आधार पर प्रश्न संख्या 66 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 67। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फिर यहां पर सूची का प्रश्न आ गया। यहां पर लिखा हुआ है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, मैंने बताया था कि राज्य सूची का विषय, जनगणना संघ सूची का विषय, राज्यसभा में सीटों का आवंटन,
पूछ रहा है किस अनुसूची के अंतर्गत है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो चौथी अनुसूची है ये राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है, और जो दूसरी अनुसूची है ये संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध करती है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 67 का सी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। और दल बदल 10वीं अनुसूची से ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 68। पूछा जा रहा है कि यहां पर आपको सुमेलित करना है भाग को। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि भाग 15। तो याद रखिएगा भाग 15 जो है ये निर्वाचन से संबंधित है। किससे है? निर्वाचन से। और यदि हम बात कर लें भाग 16 की, तो भाग 16 का संबंध जो है वो विशेष उपबंध से, यानी कुछ वर्गों के संबंध में जो विशेष उपबंध है ये भाग 16 में दिए गए हैं। अब यहीं पर जो अन्य है जैसे आपात उपबंध है, तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि आपात उपबंध किसमें है? भाग 18 में। किसमें है? भाग 18 में आपात उपबंध दिया गया है। क्लियर? अगर हम बात कर लें राजभाषा की, तो राजभाषा का भी हमने जिक्र आपसे किया था कि राजभाषा किसमें है? तो राजभाषा आपकी 17 में। किसमें है? राजभाषा आपकी भाग 17 में। ठीक है, तो इस प्रकार आपने सभी प्रश्नों का यहां पर उत्तर कर लिया। क्लियर? ये प्रश्न आपका टोटल सॉल्व हो गया। देखिए यहां पर लिखा है कि भाग 17 सी विकल्प में लिखा हुआ है, तो भाग 17 आपका राजभाषा, और भाग आपका 18 जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये आपात उपबंध से संबंधित हो जाएगा। क्लियर है? और ये आपने पूर्व में ही देख लिया कि कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध है ये किसमें दिए गए? भाग 16 में लिखे गए हैं। क्लियर है? और जो निर्वाचन है ये किसमें है? तो भाग 15 में। क्लियर है? तो ये प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया। ये देखिए आरओ के मेंस में 2 बार पूछा गया रिपीटेड प्रश्न है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 69। यहां पर कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए हैं, इसमें आपको देखना है कि कौन सा सही मेल कर रहा है। पहला दिया गया रेलवे और लिखा गया है समवर्ती सूची, गलत है। जो रेलवे है ये संघ सूची का विषय, आपको पूरी तरह से पता है। यहां पर अगला लिखा है परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधन, याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधन संघ सूची का विषय, ये बिल्कुल सही है। डाकघर बचत बैंक, ये जो डाकघर बचत बैंक है ये भी संघ सूची का है, तो ये भी यहां पर गलत है। क्लियर है? तो यहां पर सही कौन सा हो रहा है? केवल क्यू वाला जो है ये सही हो रहा है, यानी यहां पर डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। जो अगला टॉपिक है वो है शासन प्रणाली। आइए हम लोग शासन प्रणाली से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उनके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहां पर पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, देखिए यहां पर राज्य के महत्वपूर्ण तत्व के बारे में बात की जा रही है, तो राज्य का मतलब यहां पर क्या है? देश से संबंधित है यहां पर। ठीक है, देखिए एक बात याद रखिएगा कि जो राज्य है इसके 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। कितने महत्वपूर्ण तत्व होते हैं? 4। इसमें पहला तत्व होता है आपका जनसंख्या, दूसरा होता है भूभाग, तीसरा होता है सरकार यानी जो शासन है, और चौथा पार्ट होता है संप्रभुता। और इसमें पूछा जा रहा है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो आपका सही जवाब होगा कि राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो क्या होता है? संप्रभुता होती है। अब यहां पर एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि संप्रभुता का मतलब क्या है। तो याद रखिएगा संप्रभुता का मतलब होता है कि वह राज्य जो अपने घरेलू या बाह्य निर्णय के संदर्भ में स्वतंत्र हो, यानी वो अपने घरेलू निर्णय को लेना हो या बाह्य निर्णय को लेना हो, यदि वो स्वतंत्र है यानी उसके पास संप्रभुता है, और ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। क्लियर है? तो आपने ये बात देख ली कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संप्रभुता। प्रश्न संख्या 1 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। पूछा जा रहा है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। तो याद रखिएगा जब आप कहते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था, तो इसका मतलब यह है कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। प्रश्न संख्या 2 का डी विकल्प सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली का मतलब है कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम जो संसदात्मक शासन प्रणाली है वो ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में प्रारंभ की गई, और आपको पता है कि भारत ने जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है ये कहां से? ब्रिटेन से ही लिया है, यानी प्रश्न संख्या 3 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो देखिए संसदात्मक शासन व्यवस्था अभी आपने पढ़ा कि ये ब्रिटेन से ली गई और ये भारत की व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक सरकार ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। याद रखिएगा ये जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है ये यूएसए की व्यवस्था है। क्लियर? ये भारत की विशेषता नहीं, यानी प्रश्न संख्या 4 का यहां पर बी विकल्प सही हो जाएगा। और ये जो स्वतंत्र न्यायपालिका है ये भारत की व्यवस्था है। संघात्मक सरकार कनाडा से लिया गया, ये भी भारत की व्यवस्था है। क्लियर? यानी प्रश्न संख्या 4 का यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि। अगर हम कहते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली की सरकार, इसका मतलब यह हो गया कि संसदीय शासन प्रणाली की सरकार में मंत्रिपरिषद जो है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। क्लियर है? और अगर मैं आपसे यही प्रश्न पूछ लूं कि ये जो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, इस बात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, तब आपका क्या जवाब होगा? तो मुझे पता है कि आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 में लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, और ये संसदीय प्रणाली की सरकार की विशेषता है। और ये आपने कहां से लिया है?
कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, तो याद रखिएगा ये व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति है ये किसमें निहित होती है? तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पद्धति होगी। तो याद रखिएगा जब आप राष्ट्रपति पद्धति कहते हैं तो इसका मतलब अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात हो रही है। क्लियर है? इसका मतलब है कि ये पूरी जो पावर है ये किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में, यानी जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। प्रश्न संख्या 6 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है किससे? तो याद रखिएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जो प्राधिकार प्राप्त होता है इसका स्रोत क्या है? भारत का संविधान है। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 7 का ए विकल्प आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जो भी शक्तियां मिल रही हैं वो कहां से? भारतीय संविधान से मिल रही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो देखिए सुशासन की विशेषता कौन सा नहीं है? तो यहां पर जवाबदेही होना, यानी जनता के प्रति जवाबदेही, ये एक सुशासन की विशेषता है। पारदर्शिता, ये भी सुशासन की विशेषता है। कानून का नियम हो, ये भी सुशासन की व्यवस्था है। डी विकल्प में लिखा है लाल फीताशाही। याद रखिएगा लाल फीताशाही व्यवस्था सुशासन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 8 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? तो देखिए आगे चलकर हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे डीपीएसपी, लेकिन यहां पर एक मेरी उत्सुकता आ रही है कि आपसे एक प्रश्न किया जाए कि जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है ये किससे पूरी की जाती है या किसका मूल उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना? तो देखिए मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बता दिया हिंट देके कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यानी डीपीएसपी जो है इसका जो मूल उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब आते हैं मूल प्रश्न पर। अब ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या, यानी हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, यानी प्रश्न संख्या 9 का बी विकल्प सही होगा। क्लियर है? यानी जो हमारा कमजोर वर्ग है के नागरिक हैं उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये परिकल्पना है कल्याणकारी राज्य अर्थात वेलफेयर स्टेट की। क्लियर है? प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर सही हो जाएगा। जितने भी इसमें ऐसे शब्द हैं जिनसे आप आज तक घबराते थे उनको बिल्कुल सरलीकृत करके एक्सप्लेन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? देखिए इससे रिलेटेड एक प्रश्न आप पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर उसी प्रश्न को थोड़ा सा पूछने का तरीका बदलकर पूछा गया है। सेम प्रश्न है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। याद करिए अभी पूछा गया था आपसे कि जो राष्ट्रपति शासन होता है यानी जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है इसमें समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो आपने कहा कि राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है इसमें क्या होती है? एकल कार्यपालिका होती है। क्लियर? यानी यही यहां पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 10 का बी विकल्प सही हो जाएगा। एकल कार्यपालिका का मतलब जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। प्रश्न संख्या 10 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान कैसा है? तो याद रखिएगा जो भारतीय संविधान है ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, यानी प्रश्न संख्या 11 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, पूछा जा रहा है कि समाज में समानता होने का एक निहितार्थ है जिसमें क्या होता है? देखिए समाज में जब समानता की बात आप करेंगे तो वहां पर विशेषाधिकारों का अभाव होगा। विशेषाधिकारों का अभाव का मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं आप कि किसी व्यक्ति विशेष को या किसी समुदाय को आप कोई विशेष अधिकार दे दें, तब वहां पर समाज में समानता का दृष्टिकोण नहीं होगा। क्लियर है? यानी जब हम समाज में समानता की बात कर रहे हैं तो यानी वहां पर विशेषाधिकार का अभाव होगा। तब आप एक प्रश्न आपके दिमाग में बन सकता है, तो फिर ये अनुच्छेद 15 और 16 के तहत ओबीसी और एससी एसटी समुदाय को विशेष व्यवस्था क्यों दी गई? तब तो ये समाज में समानता के भाव को नहीं ला रही है। तो देखिए आप अगर अनुच्छेद 15 और 16 को पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया कि जो ओबीसी वर्ग है वो सामाजिक और आर्थिक तौर पर जो उसका जो समानता नहीं है उसको समानता लाने के लिए उनको विशेष अधिकार दिया जा रहा है। क्लियर है? यानी वहां पर किसी विशेष वर्ग को एडवांटेज नहीं दिया जा रहा है, वहां पर उनको समानता लाने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिया जा रहा है, वो एक अपवाद स्वरूप है। क्लियर है? तो ये बात याद रखेंगे क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह के, ये फैक्चुअल प्रश्न नहीं है, ये समझ का प्रश्न है, तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह के प्रश्न को डायरेक्ट सामना करते हैं तब आपके मन में इस तरह के कंफ्यूजन आते हैं जिनको मैंने अभी दूर करने का प्रयास किया। तो याद रखेंगे समाज में समानता होने का मतलब यह है कि विशेषाधिकार का अभाव हो, सभी को समान अधिकार दिए जाएं। ठीक है? यानी अनुच्छेद 14 में जो विधि के समझ समता का अधिकार है ये क्या एक समानता का भाव दिखाता है। यानी प्रश्न संख्या 12 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, पूछा जा रहा है कि प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया, आरआरबी जम्मू कश्मीर का प्रश्न है, ये वनडे एग्जाम का प्रश्न है लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया। पूछा जा रहा है कि प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। प्रश्न देखने पर तो लगेगा कि बहुत साधारण सा प्रश्न है और ज्यादातर मुझे ऐसा अनुमान है कि बी विकल्प ज्यादातर लोग इसमें लगाएंगे, जबकि यहां पर विकल्प ए आंसर आपका सही होगा। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा क्यों है और उदाहरण सहित इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए जब आप कहेंगे कि आतंकवाद और विद्रोह के द्वारा, तो देखिए आतंकवाद और विद्रोह के द्वारा प्रजातंत्र की जो जड़ें हैं उसको कमजोर की जा सकती हैं।
उसमें व्यवधान उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? उदाहरण स्वरूप हम जम्मू कश्मीर का उदाहरण लेते हैं। जम्मू कश्मीर भारत में सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित राज्य है और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट है। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखिए, जम्मू कश्मीर में जब व्यवस्था परिवर्तित की गई और वहां पर लोकल बॉडी इलेक्शन कराए गए, तो वहां पर लोकल बॉडी इलेक्शन में लोगों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत साधारण लोगों ने वहां पर जीत भी हासिल की। यानी वहां पर आतंकवाद और विद्रोह है, लेकिन वहां पर प्रजातंत्र की जड़ें कमजोर हो सकती है, लेकिन नष्ट नहीं हुई है। क्लियर है? लेकिन अगर हम साम्यवादी की बात करें तो साम्यवादी प्रजातंत्र के विपरीत एक शासन प्रणाली है जो प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत को ही बदल देती है। इसका मतलब प्रजातंत्र की जड़ों को वो नष्ट कर देती है। क्लियर है? अब बिल्कुल क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या 13 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 14 पूछा जा रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर देश है, इसका क्या तात्पर्य? देखिए, जब आप कहते हैं धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर देश, इसका मतलब यह होता है कि राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है। यानी राज्य जो है वो अपनी स्थिति को तटस्थ रखेगा, यानी कांस्टेंट रखेगा। वो किसी धर्म विशेष की तरफ अपना झुकाव नहीं रखेगा, वो सभी धर्मों के प्रति अपने समान दृष्टिकोण के साथ कार्य करेगा। ये मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष का। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 14 का यहां पर बी विकल्प सही हो जाएगा, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 15 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? क्लियर है? देखिए, यहां पर पहला लिखा है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संवैधानिक मिशनरी ठप पड़ गई, तो ये क्या है? एकात्मक ही लक्षण है। दूसरा कह रहा है कि एकल संगठित न्यायपालिका, तो ये भी एकात्मक लक्षण है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तब भी नियंत्रण एकात्मक हो जाता है। तो यहां पर जो तीनों विकल्प दिए गए हैं ये एकात्मक लक्षण दर्शा रहे हैं, इसलिए प्रश्न संख्या 15 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 16 पूछा जा रहा है कि भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो देखिए, अगर हम भारत में संघवाद की बात करें तो यहां पर साथ आकर संघ बनाना और संघ बनाकर राज्यों का संगठन करना दोनों है। क्लियर? ये यहां पर भारत में संघवाद का लक्षण है। क्लियर? अब देखिए, साथ आकर संघ बनाना और संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, इसको कैसे समझा जाए? तो देखिए, साथ आकर संघ बनाना, जरा इतने भाग को देखिए और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अनुच्छेद 1 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 का सब क्लॉज 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी साथ आकर संघ बनाना और संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। और यही मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं कि जो नए राज्यों का गठन है वो संघ की संसद के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? यानी जो संघ की संसद है वही राज्यों का गठन करती है। तो यहां पर ये पूरी व्यवस्था किसकी है? संघवाद के अंतर्गत। इसीलिए प्रश्न संख्या 16 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 17 पूछा जा रहा है कि संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है, ये क्या है? तो याद रखिएगा, यहां पर सीधा सीधा ए विकल्प सही हो जा रहा है कि जो संघीय शासन में शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा होता है, इसमें पृथकता का खतरा बना रहता है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 17 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 18 पूछा जा रहा है कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? देखिए, जब हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, तो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम साम्यवादी राज्य की बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब जरा साम्यवादी राज्य के बारे में समझ लीजिए। अभी मैंने इसकी जिक्र भी किया था, अभी आपने पिछला देखा था, संभवतः वो प्रश्न संख्या 13 था जिसमें साम्यवादी राज्य की चर्चा हुई थी, जो प्रजातंत्र की जड़ों को नष्ट कर देती है। जो साम्यवादी राज्य, इसमें वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर एक पार्टी के शासन का वर्चस्व होता है। क्लियर? और एक पार्टी की जो शासन की बात हो रही है, इसमें सत्ता जो है ये सर्वहारा अधिनायक तत्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्लियर? यानी जो केंद्रीय, यहां जो सत्ताधारी पार्टी है इसका केंद्रीय संगठन ही केंद्र में रहता है। क्लियर? अगर आप कहेंगे किसका उदाहरण, तो देखिए इसके उदाहरण की बात करें तो पूर्व सोवियत संघ ले सकते हैं, चीन या उत्तर कोरिया। क्लियर? तो ये आप देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण जो विशिष्टता है वो साम्यवादी राज्य की है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 18 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 19 पूछा जा रहा है कि स्थानीय सरकारें आधार है, किसके आधार है? तो याद रखिएगा, जो स्थानीय सरकार है वो लोकतंत्र का आधार है। क्लियर? यानी प्रश्न संख्या 19 का सी विकल्प सही हो जाएगा, स्थानीय सरकारें लोकतंत्र का आधार है। अगला है प्रश्न संख्या 20 पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? देखिए, पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी प्रणाली है जो लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? जाति व्यवस्था। क्लियर है? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 20 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 21 पूछा जा रहा है कि लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो देखिए, लोकतांत्रिक प्रणाली की अगर हम बात करेंगे तो इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए, अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। यानी लोकतंत्र प्रणाली में ये जो तीनों ऑप्शन है ये आवश्यक है, इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 21 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 22 पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो?
तो याद रखिएगा ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था। क्लियर है? यानी जो लोकतांत्रिक प्रकार की जो सरकार है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराती है और वहां पर सत्ताधारी पार्टी के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर होता है। ठीक है, यहां पर आपका प्रश्न संख्या 22 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो याद रखिएगा जो भारतीय शासन संविधान है इसमें संसदात्मक शासन व्यवस्था की गई है। अभी इसकी चर्चा भी हुई थी, अभी चर्चा हुई थी कि संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेट ब्रिटेन है, यूके है, वहां से हम लोगों ने संसदात्मक शासन प्रणाली को अडॉप्ट किया है। प्रश्न संख्या 23 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, यानी जो संसदीय शासन प्रणाली की सरकार उसकी क्या विशेषता होती है। तो याद रखिएगा वह सरकार जो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 24 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, यह संसदीय व्यवस्था वाली सरकार है। प्रश्न संख्या 24 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए आईएएस के प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न संख्या 25, पूछा गया कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है। अब दोनों की संसदीय प्रणाली का कंपेयर किया जा रहा है, तो किस आधार पर भिन्न है? तो न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली। याद करिए आपने पढ़ा था कि जो न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली है ये कहां से ली गई है? ये यूएसए से ली गई है। क्लियर है? ये भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में जो न्यायिक पुनरावलोकन है ये कहां से? यूएसए से। और यहां पर बात किससे हो रही है? ब्रिटिश संसद से भिन्न की, तो यानी ये भिन्न हो गया, यानी प्रश्न संख्या 25 का डी विकल्प से हो जाएगा। क्लियर है? और बाकी जो चीजें हैं वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से मैच करती हैं, जैसे वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली और द्विसदनीय विधायिका, ये सभी भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से मैच करती हैं। न्यायिक पुनरावलोकन मैच नहीं करता है, यानी प्रश्न संख्या 25 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26, पूछा जा रहा है कि भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में, तो यहां पर आप देखिए डी विकल्प देखिए सीधे सीधे दिख रहा है कि राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। आपको पता है कि भारत में राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है, यहां पर संसदीय शासन व्यवस्था है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 26 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 27, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य शब्द को सर्वोच्च रूप से परिभाषित करता है। कौन राज्य शब्द को परिभाषित करता है? पहला लिखा है कि व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूमि में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। याद करिए मैंने जब आपसे राज्य के 4 आवश्यक तत्व बताए थे तो उसमें पहला हमने आपसे बताया था जनसंख्या, तो यहां पर देखिए लिखा व्यक्तियों का एक समुदाय। ठीक, फिर उसके बाद हमने आपसे कहा था भूभाग, यानी यहां भूभाग की भी चर्चा हुई कि बिना किसी बाह्य नियंत्रण के भूभाग पर वो निवास कर सके और जिसकी एक संगठित सरकार हो। तो मैंने आपसे सरकार यानी शासन का भी जिक्र किया था राज्य के तत्व में, और एक जिक्र और मैंने किया था संप्रभुता का। क्लियर? ये राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं और देखिए इन्हीं 4 आवश्यक तत्वों पर स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न बनाया गया। मैं इस प्रश्न को रिपीटेड प्रश्न मानता हूं। बस आपको ये ध्यान देखिए, रिपीटेड प्रश्न का मतलब ये नहीं होता है कि हूबहू प्रश्न आ जाए। रिपीटेड प्रश्न का मतलब है कि अगर सेम कॉन्सेप्ट पर प्रश्न को दूसरी तरह से पूछा जा रहा है वो भी रिपीटेड प्रश्न है। क्लियर? इसीलिए मैं आपसे बार बार इस बात के लिए कहता हूं कि कभी भी आप प्रश्न और क्वेश्चन आंसर करें तो वहां पर इस बात का ध्यान दें कि क्वेश्चन आंसर केवल क्वेश्चन आंसर नहीं होना चाहिए, उसको होलिस्टिक अप्रोच के साथ होना चाहिए। यानी उस कॉन्सेप्ट पर अगर दोबारा प्रश्न बने तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए और उसके सारे विकल्पों पर चर्चा भी हो जाए। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 27 का ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, ये देखिए आईएएस के प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया प्रश्न। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो देखिए भारतीय संविधान में क्या नहीं है, तो यहां पर आपको सीधा सीधा डी विकल्प दिख रहा है, साम्यवादी राज्य का दर्शन नहीं है। कल्याणकारी राज्य अभी चर्चा हुई थी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। समाजवादी राज्य आपके प्रियम्बल में इस बात का उल्लेख है। राजनीतिक समानता, इस बात का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व और प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता होने, न्याय की बात की गई है उसमें। क्लियर है? तो यहां पर आपने देखा कि डी विकल्प जो है ये भारतीय संविधान के दर्शन में नहीं है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29 में पूछा जा रहा है कि सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो देखिए हम अगर बात कर लें संसदीय व्यवस्था की तो जरा इसके लक्षण को पहले समझ लीजिए, तब आप इस प्रश्न को करेंगे तो और आसानी होगी। देखिए जो संसदीय व्यवस्था है, अगर हम इसमें बात कर लें विधायिका की, तो विधायिका के ही सदस्य कार्यपालिका का गठन करते हैं और जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका का मतलब विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो याद रखिएगा, आप पूर्व में पढ़ भी चुके हैं इसको कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और विधायिका के ही सदस्य कार्यपालिका का गठन करते हैं। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो संसदात्मक शासन प्रणाली है इसमें कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है
और न्यायपालिका जो है ये कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा करती है। क्लियर? ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। यहां पर राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। जो डी विकल्प यहां लिख रहा है ये यहां पर गलत है, यानी यहां पर ये स्टेटमेंट जो दिए गए हैं ये गलत है। यहां पर ई विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर मैंने स्टेटमेंट वाइज आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, यहां पर स्टेटमेंट गलत दिए गए, यहां पर ई विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा जो कार्यपालिका है ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्लियर है? यानी आप ये कह सकते हैं कि संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 30 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। देखिए संघीय लक्षण पूछ रहा है तो यहां पर देखिए केंद्र और राज्यों का शक्ति का बंटवारा ये संघीय लक्षण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान ये भी संघीय लक्षण है। एकहरी नागरिकता ये संघीय लक्षण नहीं है। ये बात सही है कि हम लोगों की संविधान में इस एकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है और ये एकहरी नागरिकता ब्रिटेन से ली गई, लेकिन ये संघीय लक्षण नहीं रखती। इसलिए प्रश्न संख्या 30 का सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। और जो स्वतंत्र न्यायपालिका है ये भी संघीय लक्षण के अंतर्गत आता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे प्रश्न संख्या 30 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा। और एक बात और आप पढ़ चुके हैं कि जो भारतीय संविधान है ये एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार की व्यवस्था को रखता है। यहां पर आपसे संघीय व्यवस्था को पूछा जा रहा है। संघीय व्यवस्था का मतलब आपने देखा कि लिखित संविधान। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण, कठोर संविधान, न्यायपालिका की सर्वोच्चता और स्वतंत्रता, द्विसदनी विधानमंडल ये भी संघात्मक लक्षण है। क्लियर है? और ये जो एकल नागरिकता है ये किस प्रकार का लक्षण है? तो याद रखिएगा ये एकात्मक लक्षण है। क्लियर है? ये कैसा है? एकात्मक लक्षण। एकल नागरिकता एकात्मक लक्षण। या आप कहते हैं कि राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्ति है ये भी एकात्मक लक्षण है। आपातकाल की उद्घोषणा ये भी एकात्मक लक्षण है। समझौते को लागू करने में संसद की शक्ति है तो ये भी क्या है? ये भी एकात्मक व्यवस्था है। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, ये अंतर आपको संघीय लक्षण और एकात्मक लक्षण के अंतर में रखना होगा और यहां से प्रश्न बनता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 31 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो याद रखिए अभी चर्चा हुई है कि जो भारतीय संविधान की प्रकृति है वो क्या है? वो संघीय है। जो प्रकृति है वो संघीय, लेकिन इसकी भावना एकात्मक है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 31 का डी विकल्प सही हो जाएगा कि जो भारतीय संविधान की प्रकृति है उसमें संघीय प्रकृति है, लेकिन इसकी भावना जो है वो एकात्मक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो याद रखिएगा स्टेटमेंट डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब का है। यानी प्रश्न संख्या 32 का यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने कहा कि जो संविधान है इसको संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है वो एकीकृत और संघात्मक दोनों है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 33 में पूछा जा रहा है कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे प्रयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? विधि और स्वाधीनता को। तो याद रखिएगा ये कथन विधि और स्वाधीनता, यानी यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ये कह रहा है कि विधि और स्वाधीनता के बीच संबंध, यानी विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं। यानी प्रश्न संख्या 33 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। विधि नहीं तो स्वाधीनता नहीं, ये विधि तथा जो स्वाधीनता है इसके मध्य जो संबंध को दर्शाता है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, एक विधि शास्त्री है जिनका नाम है जॉन लॉक। उनके संदर्भ में भी एक स्टेटमेंट पूछा जाता है कि स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। ये किसने कहा था? ये भी प्रश्न पूछा गया। तो याद रखिएगा जॉन लॉक ने कहा था कि स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। जॉन लॉक। अगला देखिए प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33, ये प्रश्न संख्या 33 हो चुका है। 34 पर हम लोग को चलना है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक जो लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है। तो याद रखिएगा लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में समानताओं का जो समर्थक है उसको उनका नाम है हेनरी फेयोल। क्या नाम है? हेनरी फेयोल। यानी प्रश्न संख्या 34 का डी विकल्प सही हो जाएगा। झारखंड पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है। याद रखिएगा हेनरी फेयोल ये एक चिंतक है जिन्होंने कहा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता होनी चाहिए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 35 में पूछा जा रहा है कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ होता है। तो याद रखिएगा अगर हम संवैधानिक सरकार के अर्थ की बात करें तो संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार। क्या होता है? सीमित सरकार। अब आपका यह प्रश्न होगा कि संवैधानिक सरकार का मतलब सीमित सरकार कैसे हो सकता है? तो देखिए सीमित सरकार का मतलब यह है कि आप सभी को पता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन तीनों का स्रोत क्या है? संविधान है। यानी ये संविधान के दिए गए उपबंध के ही अधीन कार्य करेंगे। यानी क्या हो गई? संवैधानिक सरकार का मतलब सीमित सरकार। याद रखिएगा हमारे संविधान में जो भी प्रावधान किए गए हैं ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम में है। यानी अगर लोकसभा कोई गलत करे तो उसको चेक एंड बैलेंस करने का काम राज्यसभा का है। यदि मान लीजिए कि संसद निरंकुश हो जाए तो उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय है। यानी संविधान की व्याख्या करने का या उसको कस्टोडियन के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय है। क्लियर है? यानी यहां पर हमारे संविधान में जो भी प्रावधान किए गए हैं किसी को अनलिमिटेड पावर नहीं है, लिमिटेड पावर है। क्लियर है?
यानी सबको चेक एंड बैलेंस किया जा सकता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। यहां पर कह रहा है कि स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या क्या है, तो यानी स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। भाई स्वतंत्रता का मतलब है स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 36 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 37 पूछा जा रहा है कि भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है। संघवाद में विविधताओं में एकता, तो यहां पर देखिए अंतरराज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी विविधता में एकता। वित्त आयोग और क्षेत्रीय परिषद, ये भी। एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं। देख रहे हैं आप यहां पर जो भी संस्थाओं का यहां पर उल्लेख किया गया है, ये सभी संस्थाएं जो हैं वो संघ और राज्यों को आपस में जोड़े रहते हैं। क्लियर है, यानी ये क्या है, संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोत्साहित कर रही हैं, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 37 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 38 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी। देखिए अगर हम बात करें दशक की, तो ये 1960 के दशक में तो प्रारंभ होता दिख रहा था, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा जाए तो ये 1970 के दशक में, बी विकल्प यहां पर सही होगा, भारत की जो संसदात्मक व्यवस्था है ये केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी। देखिए केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी, इसका मतलब है कि राज्यों में जो कांग्रेस की पार्टी थी वो कई राज्यों में बहुमत में नहीं आई और यहां पर विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था। क्लियर है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 38 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 देखिए पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है। पहला कह रहा है कि यह कानून के शासन को विधिवत करता है, यह बात बिल्कुल सही है, यानी संविधान जो है यह कानून के शासन को विधिवत करता है। दूसरा कह रहा है कि यह कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह गलत है। प्रश्न संख्या 39 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जो संविधान है यह मौलिक कानूनी आलेख है। अभी आपने देखा था कि आपने पढ़ा था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्रोत ही संविधान है, यानी संविधान में जो दिए गए उपबंध है उसी के अधीन ये कार्य करती है। इसका मतलब है कि ये कानूनी दस्तावेज है, एक मौलिक कानूनी आलेख है, यानी बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ये असंगत है। सी विकल्प में लिखा है कि यह राष्ट्र के नियमों की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि यह मौलिक राजनीतिक मूल्यों को दर्शाती है, यह भी सही है। इस प्रकार यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 में पूछा जा रहा है कि विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है। तो देखिए भारत में भी प्रजातंत्रवादी व्यवस्था है, यानी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, और यहाँ का संविधान काफी लंबा और विस्तृत है, सर्वाधिक लंबा और विस्तृत है। और इसके क्रिटिसाइज करते हुए कई विद्वानों ने कहा कि जो भारत का संविधान है वो उधार का बोरा है। क्लियर है, तो ये यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 देखिए, प्रश्न संख्या 41 में पूछा जा रहा है कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है। तो देखिए यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 41 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 42 पूछा जा रहा है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है। राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा जब राजनीतिक सत्ता के प्रमुख के स्रोत की बात होगी तब आपका जवाब होगा जनता। आप सभी को पता है कि अभी हम लोगों ने कहा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोक का मतलब होता है जनता, और उसी के द्वारा बनाया गया जो तंत्र स्टैब्लिश है उसी को हम लोग एक शब्द में कहते हैं लोकतंत्र। यानी ये जो भी राजनीतिक व्यवस्था का जो भी तंत्र स्टैब्लिश है ये लोगों के द्वारा स्टैब्लिश किया गया तंत्र। इसीलिए प्रस्तावना में एक शब्द लिखा गया, एक लाइन, कि हम भारत के लोग, यही से प्रारंभ ही होता है, हम भारत के लोग। यानी जो राजनीतिक सत्ता का जो मुख्य स्रोत है वो कहां पर है, जनता में निहित है। इसीलिए कई बार आप लोगों ने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट सुना होगा, मैं किसी राजनीतिक दल के परिप्रेक्ष्य में नहीं कर रहा हूं, मैं एक इंडियन पॉलिटी के समझ के तौर पर इस बात को कर रहा हूं कि लोकतंत्र खतरे में है। जिस तंत्र को जनता ने ही स्टैब्लिश किया वो तंत्र कैसे खतरे में हो सकता है। जनता चाहेगी तो उस तंत्र को खराब करने वाले या उस तंत्र को निरंकुश करने वाले लोगों को सत्ता से बाहर कर देगी, और पूर्व में ऐसे कई उदाहरण भी हैं। और अगर वर्तमान व्यवस्था अगर इस तरह की निरंकुशता को लाती है तो उसको यही लोकतंत्र सत्ता के बाहर करेगा। यानी लोकतंत्र का मतलब यह है कि जनता द्वारा स्टैब्लिश किया गया तंत्र। मैं इसलिए इस बात को यहां पर उल्लेखित कर रहा हूं कि कई बार स्टेटमेंट में अगर इस तरह के प्रश्न आए तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जब लोकतंत्र है, जनता का तंत्र है, हर जगह चेक एंड बैलेंस की सुविधा है, तो निरंकुशता तो आ ही नहीं सकती। और दूसरी बात कि जनता का तंत्र कैसे विफल होगा, जनता जब चाहेगी अपने तंत्र को व्यवस्थित कर लेगी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में कहा जा रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, और इसका अर्थ क्या है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा। जनता यानी लोकतंत्र जिसको चाहेगा, लोगों की व्यवस्था जिसको चाहेगी उसको
शासन चलाने की इजाजत देगी और जब चाहेगी तो उसे शासन चलाने की इजाजत को वापस भी ले लेगी। यानी यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 44 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। परिसंघी कैसे निर्धारित होता है? तो देखिए डी विकल्प में साफ लिखा है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। यानी केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का वितरण है, ये इस बात को कहता है कि हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है भारत के संविधान की, वो परिसंघी है। क्लियर है? यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 44 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 45 पूछा जा रहा है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा गया जी ऑस्टिन के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया? जी ऑस्टिन के द्वारा भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा गया। प्रश्न संख्या 45 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो याद रखिएगा, अर्ध संघात्मक की बात करें तो केसी विहियर ने कहा। केसी विहियर ने कहा कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। क्लियर है? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। और एक स्टेटमेंट और आपने पढ़ा था डॉक्टर अंबेडकर साहब के स्टेटमेंट में कि जो भारत का संविधान है, इसको हम संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। क्लियर है? ये किसने कहा था? अंबेडकर साहब ने। और यहां पर आपने देखा कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने, और भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, ये केसी विहियर ने कहा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 47 लिखा हो गया है कि स्वातंत्र्यवाद किसका द्योतक है? देखिए, जब हम कहते हैं स्वातंत्र्यवाद, इसका मतलब है उदारवाद, लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। क्लियर है? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता ही स्वातंत्र्यवाद का द्योतक है। यानी प्रश्न संख्या 47 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 48 पूछा जा रहा है कि लोकप्रिय संप्रभुता। देखिए, लोकप्रिय शब्द जब भी लगे तो उसको सीधे जनता से कोरिलेट करिएगा, यानी कि जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। क्लियर है? अब देखिए, लोकप्रिय प्रभुत्वसत्ता का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, उस व्यवस्था को कहते हैं लोकप्रिय संप्रभुसत्ता। क्लियर है? यानी लोकप्रिय प्रभुसत्ता, यानी जनता एक ऐसी शासन पद्धति स्टैब्लिश करे जिसको वो स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से गवर्न करे। क्लियर? यानी जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व हो। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 में पूछा जा रहा है कि भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला लिखा है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत जो है ये राष्ट्रमंडल का सदस्य है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम होती। ये गलत है। देखिए, राष्ट्रमंडल क्या है, इसके बारे में मैंने कल बताया था कि जो भी ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत रहे हैं, उनका जो संगठन है उसे ही हम राष्ट्रमंडल कहते हैं। और ये एक बात याद रखिएगा कि ये जो राष्ट्रमंडल है, ये कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बस ये आपसी सदस्यों के बीच जो सहयोग और सद्भावना है, इस पर आधारित एक संगठन है जिसको हम राष्ट्रमंडल के नाम पर जानते हैं। और भारत जो है ये राष्ट्रमंडल का सदस्य है। और भारत की संप्रभुता राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण कम हो रही है, ऐसा नहीं है। संप्रभुता कब कम होगी? जब हम किसी डिसीजन को लें और उसमें दूसरे का हस्तक्षेप हो, या दूसरे से परमिशन लेकर हमको किसी आंतरिक या बाह्य मामले में डिसीजन लेना पड़े, तब हमारी संप्रभुता प्रभावित होगी। और ऐसा होता नहीं है। इसलिए हमारे यहां पर पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। इसलिए प्रश्न संख्या 49 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 50 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल के स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। मंत्रिमंडल के अंतर्गत देखिए, मंत्रिमंडलीय स्वरूप का मतलब क्या हो गया? यानी संसदीय शासन प्रणाली, या आप इसको दूसरे नाम से देखें तो ये उत्तरदायी शासन प्रणाली। क्लियर है? यानी यहां पर आप देखिए सी विकल्प को जरा देखिए, लिखा है कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। क्लियर है? ये क्या है? यही है मंत्रिमंडल के स्वरूप की सरकार की अंतर्निहित सिद्धांत। ठीक है? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 50 का सी विकल्प आपका सही होता दिख रहा है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 51 पूछा जा रहा है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? तो देखिए, राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण पूछे जा रहे हैं। यहां पर आप सबसे पहले देखिए, लिखा है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात कही जा रही है कि इसमें संसदात्मक स्वरूप की सरकार है। ये भी सही है। फिर कहा जा रहा है कि सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला कहा जा रहा है कि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। ये यहां पर गलत है। एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती, यहां पर दोनों प्रकार की व्यवस्था है। क्लियर है? यानी यहां पर संघ और एकात्मक दोनों व्यवस्थाएं स्टेब्लिश हैं। ठीक है? यानी यहां पर चौथा जो है ये गलत हो जाएगा। यहां पर पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। इस पर कई बार चर्चा भी अभी हुई है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 51 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 52
पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। किसको क्रियाशील बनाता है लोकतंत्र? तो याद रखिएगा, लोकतंत्र का मतलब है कि वो साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। क्लियर है? यानी यहां पर आपका पहला ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 53। पूछा जा रहा है कि कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। लिखा गया कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है, कारण में कह रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। यह बात बिल्कुल सही है। यानी जो हमारे यहाँ की संसदीय प्रणाली है ये गणतंत्रवाद से जुड़ी है। गणतंत्रवाद का मतलब क्या है? यानी गण का मतलब है लोग, जनता, उनके द्वारा जो चुने गए हों, और वो चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हों। यानी यहां पर कथन भी सही है और कारण भी सही है। क्लियर है? यानी यहां पर किसी भी प्रकार का आनुवांशिक शासक नहीं होता है। ठीक है, गणतंत्रवाद में कोई आनुवांशिक नहीं होता है। तो यहां पर आपका ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 53 का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 54 भी कथन और कारण से संबंधित है। कथन में कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और कारण में कहा जा रहा है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को ही कोसते हैं। यह भी सही है। यानी यहां पर आपको कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। आप सभी को पता है कि इस लोकतंत्र में, इस लोकतांत्रिक प्रणाली में जो चुनाव है उसमें राजनीतिक दलों के माध्यम से पार्टिसिपेट किया जाता है और फिर वही राजनीतिक दल जिसके पास बहुमत है वो सत्ता में रहती है। इसीलिए अगर वो खराब शासन व्यवस्था चलाए तो लोग उन राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो यहां पर कथन भी सही है और कारण भी सही है और व्याख्या भी सही हो रही है। प्रश्न संख्या 54 का ए विकल्प यहां पर बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 55। पूछा जा रहा है कि यहां पर भी कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। लिखा गया कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें निरंतर और परिवर्तन के तत्व पाए जाते हैं। और कारण में बताया जा रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियां जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली, इनके तत्व समाहित हैं। यानी इसमें निरंतरता भी है और परिवर्तनशील भी है। यानी हम अगर इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था को अगर प्रारंभिक चरण से देखें तो आप देख रहे हैं कि मौर्य काल से, यानी चाणक्य के समय और चंद्रगुप्त के समय से लेकर और आप आधुनिक समय तक देखें तो हमारे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाएं समय समय पर परिवर्तनशील रही और वो निरंतरता क्रम में रही। क्लियर है? तो यहां पर आपका कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। इसलिए प्रश्न संख्या 55 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 56। पूछा जा रहा है, यह भी कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। लिखा है कि महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। अब देखिए यहां पर महिलाओं का जिक्र है और महिलाओं के लिए कहा जाता है कि आधी आबादी। यानी जब हम आधी आबादी को शामिल कर दें और उसमें दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह को भी जोड़ दे रहे हैं तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है कि भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। क्लियर है? और कारण में कहा जा रहा है कि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। क्लियर? तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 56 में आप देख रहे हैं कि कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी हो रही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 57। लिखा हुआ है कि कारण में लिखा है, कथन में, कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो भारतीय संविधान है वो अर्धसंघात्मक है। और लिखा है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न तो एकात्मक है। बिल्कुल सही है। क्लियर है? यानी भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। अब देखिए मैं यानी अगर मैं इस प्रश्न की बात कर लूं तो कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न संख्या 57 का ए विकल्प सही हो जाएगा कि भाई अर्धसंघात्मक का मतलब यह है कि ये तो न तो संघात्मक है न एकात्मक है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि अभी आपने पढ़ा है कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। ये स्टेटमेंट किसका है? अभी आपने पढ़ा है तो याद करिए, ये केसी विहियर का स्टेटमेंट है। और भारत के संविधान को सहकारी परिसंघीय संविधान किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने कहा था। क्लियर है? तो इसी तरह आप इसको रिकॉल करके याद करते रहेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 58। पूछा जा रहा है कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह स्टेटमेंट किसका है? तो याद रखिएगा W.B. डॉनहम। किसने? W.B. डॉनहम ने कहा था कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। यानी प्रश्न संख्या 58 का यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा, W.B. डॉनहम के द्वारा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही कथन हो उसका चयन करिए। किस आधार पर? संवैधानिक सरकार वह है। यानी संवैधानिक सरकार के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला लिखा है कि जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाए। यह तो पूर्णतः गलत है। संवैधानिक सरकार वो होती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाए। यानी प्रश्न संख्या 59 का दूसरा स्टेटमेंट यहां पर सही होगा। यानी यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 में पूछा जा रहा है कि भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? किसकी बात हो रही है? भारत और अमेरिका के बीच।
पहला लिखा है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। यह बात तो सत्य है कि अवशिष्ट शक्तियां भारत में केंद्र के पास होती हैं, लेकिन आपको यह भी याद होगा कि जो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, यह व्यवस्था कनाडा से ली गई है, तो ये अमेरिका के साथ इसकी समानता नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट इस आधार पर गलत होगा। दूसरा कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास, ये अमेरिका में है लेकिन भारत में नहीं, इसलिए ये भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो, ये भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं की समानता होती है, यानी भारत में भी पॉकेट वीटो है व्यवस्था और अमेरिका में भी, लेकिन एक अंतर भी है। अमेरिका में जो पॉकेट वीटो है, राष्ट्रपति महोदय अगर चाहें किसी विधेयक को कार्रवाई न करने के लिए तो वो न करें, लेकिन एक टाइम बाउंडेशन है, उन्हें 10 दिन में विधेयक को वापस करना होगा। लेकिन भारतीय संविधान में टाइम बाउंडेशन नहीं है। क्लियर है? तो ये एक थोड़ा सा माइनर अंतर है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो राजनीतिक व्यवस्थाओं की समानता है, उसमें राष्ट्रपति के पास जो पॉकेट वीटो की शक्ति है वो समान है। अगला है चौथा, कह रहा है कि उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। अब देखिए, अगर हम अमेरिका के उच्च सदन की बात कर लें तो उसमें सभी सदस्य प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित होते हैं, लेकिन अगर हम भारत के उच्च सदन यानी राज्यसभा की बात करें तो इसमें 12 सदस्य ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत भी करते हैं, तो ये समानता नहीं है, इसलिए यहां पर केवल तीसरा स्टेटमेंट सही होगा, इसलिए प्रश्न संख्या 60 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 61 पूछा जा रहा है कि दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? तो याद रखिएगा, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, इसकी मतलब ये भारत में सुशासन की बाधाओं की इस पर पहचान की, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 61 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि यह दुनिया का में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस पर अभी एक रिलेटेड प्रश्न भी था। अगला कह रहा है कि संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, मैंने अभी जो आपको लोकतंत्र या जो हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस की सुविधा है, इसको जो मैंने एलेबोरेट किया था और उस समय भी कहा था कि इससे संबंधित स्टेटमेंट टाइप के अगर प्रश्न बन जाएंगे तब आपको अपनी समझ को वहां पर लगाना होगा। तो देखिए, सेम प्रश्न है, संसद संविधान को निरस्त नहीं कर सकती, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 62 का यहाँ पर सी विकल्प से हो जाएगा, केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पर संविधान के बारे में सही है। क्लियर? अगला देखिए, ये यहां पर टॉपिक कंप्लीट हो गया, अगला टॉपिक शुरू हो रहा है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक, और राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित यहां पर जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, जनगण मन को जो भारत के राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया गया वो 1950 में अपनाया गया। कई बार यहां पर पूरी डेट भी पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। अगर मैं यहीं से इसी से कोरिलेट करके एक प्रश्न और पूछ दूं कि पहली बार जनगण मन किस अधिवेशन में गाया गया, हालांकि ये हिस्ट्री से संबंधित है लेकिन मैं कोरिलेट कर रहा हूं, तो याद रखिएगा 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया, और उस कलकत्ता अधिवेशन 1911 की अध्यक्षता कौन कर रहा था? पंडित विशन नारायण। क्लियर है? और जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 1950, यानी 24 जनवरी 1950 को। अगला है प्रश्न संख्या 2, पूछा जा रहा है कि संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन यानी गायन काल कितना है? तो आप सभी परिचित हैं, ये 52 सेकंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी प्रश्न संख्या 52 का, प्रश्न संख्या 2 का सी विकल्प सही हो जाएगा, 52 सेकंड में। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, जो राजकीय चिन्ह है इसे 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, यानी प्रश्न संख्या 3 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। और अगर ये पूछ लिया जाए कि राजकीय चिन्ह को जिसे 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, ये कहां से लिया गया है? तो याद रखिएगा, सारनाथ में जो अशोक के सिंह स्तंभ है उसी के शीर्ष पर जो अनुकृति है उसी को हम लोगों ने राजकीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया। कब? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 4 में कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात हो तो 22 जुलाई 1947 को, यानी प्रश्न संख्या 4 का ए विकल्प सही हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा। यहां पर एक प्रश्न और बन सकता है कि संविधान सभा के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया? तो याद रखिएगा, चौथे अधिवेशन में। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो चौथा अधिवेशन था ये 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक चला, और इसी बीच में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, यानी प्रश्न संख्या 5 का सी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात कर लें तो बाघ को कहते हैं पैंथेरा टाइग्रिस। क्या कहते हैं? पैंथेरा टाइग्रिस। और एक प्रश्न और पर्यावरण में पूछा जाता है कि इसके लिए जो बाघ परियोजना चलाई गई वो कब चलाई गई? तो याद रखिएगा, अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना चलाई गई थी। और बाघ क्या है? राष्ट्रीय पशु।
अगला है प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पुष्प कमल है, यानी प्रश्न संख्या 6 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कई बार यह भी पूछ लेता है कि जो राष्ट्रीय पुष्प कमल है ये किस चीज का प्रतीक है? तो याद रखिएगा कमल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। अब देखिए ये जो राष्ट्रीय पुष्प कमल है इसको लेकर करंट में भी कुछ मूवमेंट हुआ है। क्या हुआ है? तो यहां पर प्रश्न बन सकता है कि जो नया संसद भवन है इसमें किस भवन की थीम कमल पर आधारित है, यानी राष्ट्रीय पुष्प पर आधारित है। तो याद रखिएगा राज्यसभा का जो भवन है उसकी थीम राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है और कमल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। क्लियर है? और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा नेलंबो न्यूसीफेरा। क्या कहते हैं? नेलंबो न्यूसीफेरा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। प्रश्न संख्या 7 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। यदि हम मोर के वैज्ञानिक नाम की बात कर लें तो मोर का वैज्ञानिक नाम होता है पावो क्रिस्टेटस। क्या कहते हैं? पावो क्रिस्टेटस। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अब मोर को भी लेकर एक करंट से प्रश्न बन सकता है। यह पूछा जा सकता है कि नए संसद भवन में किसकी थीम मोर पर आधारित, यानी याद रखेंगे कि जो लोकसभा की थीम है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का क्या प्रतीक है? तो देखिए चक्र जो है आप देखते हैं कि बीच में जो सफेद रंग की पट्टी है उसमें नीले रंग का चक्र बना होता है और ये जो चक्र है ये न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? न्याय का। प्रश्न संख्या 9 का बी विकल्प यहां पर सही होगा। और आप सभी को पता है ये जो चक्र है इसका प्रारूप सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है और इस चक्र में 24 तीलियां हैं और ये किसका प्रतीक है? न्याय का। और कमल किसका प्रतीक आपने पढ़ा है? भारतीय संस्कृति का प्रतीक। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पंचांग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। ये गलत है। ये जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है ये विक्रम संवत पर आधारित नहीं है। ये किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है और शक संवत का प्रारंभ कब से? 78 ईस्वी पूर्व से। ये भी बात याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये भी स्टेटमेंट यहां पर गलत है। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रीय पंचांग है इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। कब? 22 मार्च 1957 को। क्लियर है? तो इतनी बात आप यहां पर राष्ट्रीय पंचांग के बारे में याद रखेंगे। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय पंचांग है इसका पहला महीना कब है? तो याद रखिएगा चैत्र जो है ये पहला महीना होता है और अगर इसके पहले दिन की बात कर लें तो अगर सामान्य वर्ष है यानी 365 दिन तो इसमें 22 मार्च को, और अगर मान लीजिए कि अधिवर्ष है यानी 366 दिन है तो उसमें 21 मार्च को इसका चैत्र का पहला दिन पड़ता है। इसीलिए इसे 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया था। क्लियर? आप इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब क्या होगा? डी विकल्प सही जाएगा। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अगला प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि 26 जनवरी 2002 के अनुसार भारतीय तिरंगे को फहराने के नियमों में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? क्लियर है? तो यहां पर देखिए कौन सा सत्य नहीं है। लिख रहा है कि आम जनता को अपने घरों में ध्वज फहराने का अधिकार नहीं है। ये गलत है। अभी आपने देखा था कि हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था। क्लियर है? उसी से कोरिलेट करके अगर आप इसको देखेंगे तब भी आप इस आंसर को कर ले जाएंगे। यहां पर ए स्टेटमेंट जो है सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 11 का ए विकल्प सही हो जाएगा। यहां देखिए ऊपर एक प्रश्न में मैंने अभी आपको बताया था कि शक संवत 78 ईसा पूर्व, विक्रम संवत को भी याद रखिएगा, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। क्लियर है? इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए यहां पर यह टॉपिक भी कंप्लीट हो गया और अगला जो टॉपिक है वो है संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना। बहुत अच्छा है, यहीं से इसकी शुरुआत हो रही है और अगली क्लास जो है यहीं से प्रारंभ की जाएगी। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।